2017 में जिला इंदौर मध्य प्रदेश से एक बच्चा गायब होता है। उस बच्चे की तलाश भी शुरू की जाती है और इसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो बेहद ही दुखद होते हैं। जानेंगे हम पूरे विस्तार से, लेकिन एक बात कहती हूँ दोस्तों, चाहे वो किडनैपिंग हो या चाहे वो कत्ल हो, अक्सर ये देखा जाता है कि कत्ल करने वाला या किडनैपिंग करने वाला कोई अपना बहुत ही करीबी होता है। तो दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपनों पर और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भरोसा मत करिए, क्योंकि भरोसे पर दुनिया टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप भरोसा करते हैं तो उसके बाद आपका 1% जो डाउट है वो हर किसी पर होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही खतरनाक सामने आते हैं। जब कभी किसी का कत्ल होता है या कोई किडनैपिंग होती है या कोई भी क्राइम होता है, उसमें 99.9% किसी अपने का ही हाथ होता है, और ये आप हमेशा जानते हैं और हमेशा आपने सुना भी होगा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि भरोसा करिए, लेकिन खुली आंखों से। ये ना हो कि बंद आंखों से किसी पर भरोसा कर लिया जाए, जैसा कि इस कहानी में हुआ। अब आज की पूरी कहानी है क्या और किसने किया था उस छोटे से बच्चे का किडनैप, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों सिर्फ आपसे एक बात कहनी थी कहानी शुरू करने से पहले, कि मैं चाहूं तो AI वॉइस मीन टू से कंप्यूटराइज वॉइस को भी यूज़ कर सकती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों तक अपनी नेचुरल वॉइस के थ्रू ही क्राइम की कहानी पहुंचाऊं, ताकि हम आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। उसमें कमी पेशी भी होगी, क्योंकि मैं साथ के साथ ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो उसमें जो भी कमी पेशी होती है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, सजेशन दीजिए, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। और इसके अलावा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो अभी नया है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सहयोग और सपोर्ट ज़रूर बना कर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी पूरी कहानी। 9 जुलाई 2017 की शाम 6 बजे के करीब घर के बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा सुनील का 3 साल का बेटा यश अचानक लापता हो जाता है। सुनील मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के थाना गौतमपुरा के गांव गढ़ी बिल्लौदा का रहने वाला था। बेटे के गायब होने का पता चलते ही वह गांव वालों की मदद से उसकी तलाश में जुट गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब बेटे का कुछ पता नहीं चला, तो सुनील ने गांव के कुछ लोगों के साथ थाना गौतमपुरा जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सुनील बेटे की गुमशुदगी भले ही दर्ज करवा कर आ गया था, लेकिन घर लौटकर उससे रहा नहीं गया और वह पूरी रात बेटे की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जहाँ भी संभव हो सका उसने बेटे को खोजा, लेकिन सुनील की सारी मेहनत तब बेकार हो गई जब सुबह मुँह अंधेरे सुनील के पड़ोसी दिलीप बागरी ने शोर मचाया कि सुनील का बेटा यश उसके आंगन में बेहोश पड़ा है। दिलीप बागरी के शोर मचाते ही पूरा गांव उसके आंगन में जमा हो गया। गांव वालों ने यश को टटोला तो पता चला कि वह मर चुका है, और तुरंत ही इस बात की सूचना थाना गौतमपुरा पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना गौतमपुरा के थाना प्रभारी हीरेंद्र सिंह राठौर पुलिस बल के साथ गांव गढ़ी बिल्लौदा पहुंच गए। उन्होंने यश को गौर से देखा तो उन्हें भी लगा कि बच्चा मर चुका है। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया तो उसे देखकर लग ही रहा था कि बच्चे के पूरे शरीर में सुई चुभोई गई हैं। उसके पूरे शरीर से खून रिस रहा था। बच्चे के मुंह पर भी उंगलियों के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि बच्चे का मुंह भी दबाया गया था। संभवतः मुंह दबाने से ही दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हुई थी। सुई चुभ होने से पुलिस को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि तंत्र मंत्र में बच्चे की हत्या की गई है, और इसके बाद घटनास्थल की औपचारिक कार्यवाही पूरी कर हीरेंद्र सिंह राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह साफ साफ तंत्र मंत्र में हत्या का मामला था, इसलिए हीरेंद्र सिंह इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर बच्चे की हत्या किसने की होगी। तंत्र मंत्र के अलावा हत्या की कोई दूसरी वजह भी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि सुनील इतना पैसे वाला आदमी नहीं था कि कोई फिरौती के लिए उसके बच्चे को किडनैप करता। उसका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था जिससे उसकी दुश्मनी उसके बेटे का कत्ल करके निकाली जाती। इसके अलावा थाना प्रभारी ने यह भी पता कराया कि सुनील का किसी अन्य औरत से चक्कर तो नहीं है, जिसकी वजह से उसने पत्नी और बेटे से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया हो।
जिस दिलीप बागरी के आंगन में यश का शव मिला था, उससे भी पूछताछ की गई। उसने कहा, साहब, मैं मासूम बच्चे की हत्या क्यों करूँगा? मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। रात 12 बजे तक तो मैं सुनील के साथ ही था और इसके बाद घर आकर मैं सो गया। बच्चे की चिंता में मैंने रात में खाना तक नहीं खाया था। दिलीप बागरी ने जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी थी, उससे हीरेन सिंह राठौर को लगा कि शायद किसी अन्य ने बच्चे की हत्या करके उसे फंसाने के लिए लाश को उसके आंगन में फेंक दिया होगा। यही सोचकर थाने लौट आए। थाने आकर उन्होंने यश की गुमशुदगी की जगह उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की खुद ही जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक वह इस मामले की विवेचना करते रहे, पर हत्यारे तक पहुंचने की कौन कहे, वह यह तक पता नहीं कर सके कि मासूम यश की हत्या क्यों की गई थी। जब हीरेन सिंह राठौर इस मामले में कुछ नहीं कर सके तो आईजी हरिनारायण चारी ने उनका तबादला कर दिया और उनकी जगह पर गौतमपुरा का नया थाना प्रभारी अनिल वर्मा को बनाया। अनिल वर्मा थोड़ा तेज तर्रार अधिकारी थे। अब तक की गई हीरेन सिंह की जांच का अध्ययन करके पूरी बात उन्होंने डीआईजी हरिनारायण चारी, एडिशनल एसपी पंकज कुमावत तथा एसडीओपी अमित सिंह राठौर को बताई। तो सभी अधिकारियों ने एक बार फिर दिलीप बागरी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया, क्योंकि दिलीप बागरी ने भले ही अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा था, पर सभी को उसी पर शक था। अनिल वर्मा ने दिलीप से पूछताछ करने से पहले मुखबिरों से उसके बारे में पता कराया। मुखबिरों से उन्हें पता चला कि दिलीप इधर बेटे की चाह में तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा था। बेटे के लिए ही वह एक के बाद एक करके 3 शादियां भी कर चुका था। बेटे के ही चक्कर में उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी। यह जानकारी मिलने के बाद अनिल वर्मा ने दिलीप और उसकी दोनों पत्नियों पुष्पा और संतोष कुमारी को थाने बुलवा लिया। थाने में दिलीप और उसकी पत्नियों से अलग अलग पूछताछ की जाने लगी तो तीनों के बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इससे अनिल वर्मा का संदेह गहराया तो उन्होंने दिलीप बागरी से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती के आगे दिलीप टूट गया और उसने अपनी दोनों पत्नियों संतोष कुमारी और पुष्पा के साथ मिलकर यश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और इसके बाद उसने यश की हत्या की जो कहानी सुनाई वह बेहद ही दिल दहला देने वाली थी। दिलीप की पहली शादी 17 साल की उम्र में गौतमपुरा के नज़दीक के गांव इंगोरिया की रहने वाली सज्जन बाई से हुई थी। सज्जन बाई नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी सज्जन थी। उसने दिलीप की घर गृहस्थी तो संभाल ली थी, मगर समय पर 2 बेटियों को जन्म देकर उसका घर आंगन महका भी दिया था। 2 बेटियां पैदा होने के बाद सज्जन बाई और बच्चे नहीं चाहती थी, इसलिए उसने दिलीप से ऑपरेशन कराने को कहा। लेकिन दिलीप इतने में संतुष्ट नहीं था, उसे तो बेटा चाहिए था और इसलिए ऑपरेशन कराने से मना करते हुए उसने कहा, बिना बेटे के इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती और इसीलिए जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता तुम ऑपरेशन के बारे में सोचना भी मत। पति के आदेश की अवहेलना करना सज्जन बाई के बस में नहीं था, क्योंकि दिलीप ने साफ कह दिया था कि उसे एक बेटा चाहिए। अगर वह उसका कहना नहीं मानेगी तो वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। दिलीप ऐसा कर भी सकता था, क्योंकि उसकी जाति में यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए सज्जन बाई चुप रह गई। कुछ दिनों बाद सज्जन बाई तीसरी बार गर्भवती हुई, जबकि उसकी उम्र तो अभी शादी के लायक भी नहीं हुई थी। वह तीसरे बच्चे की मां बनने जा रही थी। दुर्भाग्य से दिलीप का बेटे का बाप बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय सज्जन बाई ही नहीं, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। संयोग से पैदा होने वाला बच्चा बेटा ही था। दिलीप को पत्नी और बेटे की मौत का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन चूंकि ज़्यादा दिनों तक वह अकेला नहीं रह सकता था, फिर उसे बेटा भी तो चाहिए था। सो दूसरी पत्नी लाने के बाद भी पैदा हो सकता था और इसीलिए उसने उज्जैन के नागदा के नज़दीक के गांव उनहेल की रहने वाली पुष्पा से दूसरी शादी कर ली। पुष्पा के घर आते ही वह बेटा पैदा करने की कोशिश में जुट गया। साल भर बाद ही पुष्पा ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह 3 महीने का होकर गुजर गया। इस तरह से एक बार फिर दिलीप की आशाओं पर पानी फिर गया। बेटे की मौत से वह काफ़ी दुखी था, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पुष्पा से उसे बेटा हो सकता है और इसीलिए वह इस दुख को भुलाकर एक बार फिर बेटा पैदा करने की कोशिश में लग गया।
पुष्पा गर्भवती तो हुई, लेकिन कुछ महीने बाद उसका गर्भपात हो गया। इससे दिलीप को वहम होने लगा कि जरूर कुछ ऐसी बात है जो उसे बेटे का बाप बनने से मैं बाधा डाल रहा है। वह पड़ोस के गांव में रहने वाले तांत्रिक बलवंत से जाकर मिला। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक बलवंत ने कहा, तुझे बेटा कहाँ से होगा? तेरी पत्नी की कोख में तो डायन बैठी है और वही उसकी संतान को खा जाती है। उपाय के नाम पर पुष्पा की झाड़ फूंक शुरू हो गई। दिलीप कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था और इसीलिए उसने संतोष कुमारी से एक और शादी कर ली। उसका सोचना था कि पुष्पा से बेटा नहीं होगा तो संतोष कुमारी से तो हो ही जाएगा, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। संतोष कुमारी को बेटा होने की कौन कहे, उसका तो घर भी नहीं ठहरा। बेटे के लिए दिलीप तो परेशान था ही, उसकी दोनों पत्नियां पुष्पा और संतोष कुमार भी परेशान रहने लगी। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि बेटे के चक्कर में कहीं दिलीप उन्हें तलाक कर चौथी शादी ना कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटे के लिए दिलीप कुछ भी कर सकता है। दिलीप चौथी ही नहीं, बेटे के लिए 5वीं शादी भी कर सकता था। तलाक के बारे में सोचकर ही पुष्पा और संतोष परेशान रहने लगे। अपनी परेशानी पुष्पा ने पिता मनोहर सिंह को बताई तो वह भी परेशान हो उठे, क्योंकि वह अपने दामाद की सोच को अच्छी तरह से जानते थे। दामाद को ना वो रोक सकते थे और ना ही उनकी बात उसकी समझ में आती थी। इसलिए बेटी का भविष्य खराब ना हो यह सोचकर वह पुष्पा को नागदा के पास स्थित गांव उमरनी के रहने वाले तांत्रिक अंबाराम आगरी के पास ले गए। पुष्पा की पूरी बात सुनने के बाद अंबाराम ने कहा, तुम्हारी कोख में जो डायन बैठी है वह मासूम बच्चे की बलि मांग रही है। जिस बच्चे की बलि दी जाए वह माँ बाप की पहली संतान हो। बलि के बाद तुम्हें जो गर्भ ठहरेगा वह बेटा ही होगा और जीवित भी रहेगा। तांत्रिक अंबाराम ने जो उपाय बताया था, ससुराल आकर पुष्पा ने उसे पति दिलीप बागरी और सौत संतोष कुमारी को बताया। दिलीप तो थोड़ा कसमसाया, पर पति के तलाक के डर से संतोष कुमारी राजी हो गई। लेकिन समस्या थी कि मासूम बच्चे की, जो माँ बाप की पहली संतान हो। लेकिन तीनों ने जब इस विषय पर गहराई से विचार किया तो उन्हें पड़ोस में रहने वाले सुनील का 3 साल का बेटा यश याद आ गया। वह माँ बाप की पहली संतान भी था और पड़ोसी होने के नाते दिलीप के घर आता जाता भी रहता था। इसके बाद दिलीप और उसकी पत्नियों ने यश की बलि देने का मन बना लिया। मासूम बच्चा मिल गया तो दिलीप ने अंबाराम से मिलकर पूछा कि बलि कब और कैसे देनी है। इस तरह अपने घर का चिराग रोशन करने के लिए दिलीप ने पड़ोसी सुनील के घर का चिराग बुझाने का मन बना लिया। अंबाराम ने बलि देने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा का दिन बताया था। 9 जून को पूर्णिमा थी और इसीलिए 8 जून को पुष्पा, दिलीप और संतोष कुमारी ने अगले दिन बलि देने की तैयारी करके यश को अगवा करने की योजना बना डाली। और इसके बाद दिलीप रोज की तरह सट्टा खेलने बड़नगर चला गया। शाम को जैसे ही यश दिलीप के घर आया, संतोष कुमारी और पुष्पा ने उसे कमरे में बंद करके दिलीप को फ़ोन करके काम हो जाने की सूचना दे दी। दिलीप उत्साह से गांव के लिए चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो यश के गायब होने का हल्ला मच चुका था। पूरा गांव मासूम यश की तलाश में लगा हुआ था। दिलीप भी गांव वालों के साथ यश की तलाश का नाटक करने लगा और रात 1 बजे वह गांव वालों के साथ तलाश में जुटा हुआ था। जब सभी अपने अपने घर चले गए तो दिलीप भी अपने घर आ गया और इसके बाद दोनों पत्नियों के साथ मिलकर जिस तरह तांत्रिक अंबाराम ने बलि देने की बात बताई थी, उसी तरह सभी बलि देने की तैयारी करने लगे। यश पड़ोसियों की खतरनाक योजना से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। अंबाराम के बताए अनुसार दिलीप उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया और वहां बिछी रेत पर लेटाकर तांत्रिक के बताए अनुसार मासूम यश के शरीर में पिन चुभ होने लगा। पीड़ा से बिलबिलाकर मासूम यश रोने लगा तो संतोष और पुष्पा ने उसका मुंह दबा दिया। दिलीप लगातार यश के होठों, गर्दन और कंधों पर पिन चुभोता रहा। जहाँ पिन चुभती वहाँ से खून रिसने लगता, जो बहकर रेत में समा जा रहा था। और इसी तरह करीब 3 घंटे तक दिलीप यश के शरीर में पिन चुभोता रहा, क्योंकि उसे तब तक यह करना था कि जब तक उस मासूम की मौत न हो जाए। लगभग 3 घंटे बाद जब यश की मौत हुई तब तक करीब 3:30 बज चुके थे। इसके बाद यश की लाश को लाकर आंगन में रख दिया गया।
जिस जगह उस मासूम का खून गिरा था उसी के ऊपर बिना बिस्तर बिछाए दिलीप ने अपनी दोनों पत्नियों पुष्पा और संतोष कुमारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि तांत्रिक अंबाराम ने दिलीप से कहा था कि मासूम की बलि देने पर जो खून निकलेगा उसके सूखने से पहले ही उसके ऊपर जितनी भी औरतों से वह शारीरिक संबंध बनाएगा सभी को 9 महीने बाद बेटा पैदा होगा और वो जीवित भी रहेंगे। इस तरह से बेटे पाने की खुशी में दिलीप, पुष्पा और संतोष कुमारी ने जश्न मनाया। दिलीप, पुष्पा और संतोष कुमारी को तांत्रिक अंबाराम पर इतना भरोसा था कि यश की लाश उसके आंगन में भले ही मिलेगी, फिर भी पुलिस उन तीनों पर जरा भी संदेह नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिलीप और उसकी पत्नियों से पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने उज्जैन के रेलवे स्टेशन से तांत्रिक अंबाराम को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि उसकी नीयत दिलीप की दोनों पत्नियों पर खराब हो गई थी। उसका सोचना था कि बच्चे की हत्या के आरोप में दिलीप तो जेल चला जाएगा और जो बाद में उसकी दोनों पत्नियां संतोष और पुष्पा आसानी से उसके कब्जे में आ जाएंगी, और इसलिए उसने बलि देने के बाद बच्चे की लाश को घर के आंगन में रखने के लिए कहा था, ताकि दिलीप आसानी से कानून के शिकंजे में फंस जाए। पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने दिलीप, पुष्पा, संतोष कुमारी और तांत्रिक अंबाराम को अदालत में पेश किया और जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। बेटे की चाहत में दिलीप ने अपना घर तो बर्बाद किया है, पड़ोसी के मासूम बेटे की जान लेकर उसके घर का भी चिराग बुझा दिया। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी तो तांत्रिक अंबाराम है, जिसने अपनी कुंठित भावना को पूरी करने के लिए 2 घर बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब भी कभी कोई क्राइम होता है तो 99.9% किसी आस पड़ोस या अपने का ही हाथ होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। मेरे पास जो पहला कमेंट आया है वो आया है HYD डॉन से। तो मैं सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सर या मैम आप जो भी हैं, प्लीज़ आप अपना नाम ज़रूर मेंशन करें और ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि पढ़ते हुए मुझे भी अच्छा लगे और सुनते हुए आप सब लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम परिवार के मेंबर बन सकें बहुत अच्छे तरीके से। इनका कमेंट है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड क्लिप। तो थैंक यू तहे दिल से। अब मैं आपका नाम नहीं पता है तो नाम नहीं ले पा रही हूँ, बट तहे दिल से धन्यवाद। आप जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखिए। इसके अलावा अगला कमेंट है साक्षी फ्रॉम न्यू दिल्ली। उन्होंने लिखा है कि मैम, मैं काफ़ी टाइम से आपका वीडियो सुनती हूँ, आपकी कहानी सुनती हूँ, लेकिन कमेंट मैंने पहली बार किया है। तो साक्षी दी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप रेगुलर कहानी को सुनती हैं और आपने कहानी को सराहा है, आपने कहानी सुनाने के तरीके को सराहा है। तो तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और अगला वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तहे दिल से धन्यवाद, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। इसके अलावा मेरे पास मेल आया है कुसुम लता फ्रॉम रांची। कुसुम लता जी ने कहा है कि आज मेरा बर्थडे है और इन्होंने आज के बर्थडे के दिन ही 60 ईयर्स कंप्लीट करे हैं। तो वेरी गुड मैम, और मैं तो यही कहूँगी कि विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और आपकी भगवान करे लंबी आयु हो और सेंचुरी, आराम से सेंचुरी पूरी करे। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। तो चले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।